आफ्टरनून एवरीवन। क्या आवाज आ रही है, नहीं आ रही है? ऑनलाइन क्लियर है बच्चों आवाज? चलिए बच्चों, आज से शुरुआत करनी है। टाइम क्या आया है आपको आज बैच का? 1:45 टू 3 o'clock JIGL, और उसके बाद 3 to 4 SBC। ठीक है, इससे पहले कि बच्चों हम शुरू करें, आपका JIGL अभी शुरू हो रहा है बच्चों, और कंपनी लॉ वुड बी स्टार्टिंग फ्रॉम मोस्ट प्रोबेबली फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त। कंपनी लॉ हम अगस्त फर्स्ट वीक से शुरू करेंगे। ठीक है, अभी लगभग 15 डेज JIGL ही चलेगा। द रीजन बिहाइंड कि जिनका अभी एग्जाम है, दोज हु आर गोइंग टू अपीयर इनटू जुलाई अटेम्प्ट, कंपनी लॉ हम उनके साथ शुरुआत करेंगे, क्योंकि वो पूरा एक एक्ट है, अलग अलग नहीं पढ़ा जा सकता। जबकि JIGL में जो चैप्टर्स हैं बच्चों वो अलग अलग हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो वी आर स्टार्टिंग विद द JIGL टुडे। कंपनी लॉ वी विल स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त। चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात JIGL के कंटेंट की कर लें कि व्हाट आर द थिंग्स टू बी अंडरस्टूड ओवर हियर। क्या चीजें हमें सीखने को मिलेगी, आखिर JIGL का हाउ इट इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट टू अस फॉर द अदर सब्जेक्ट्स। किस तरह से JIGL में जो भी आप सीखेंगे वो अदर सब्जेक्ट में किस तरह से काम आएगा, ये भी बेसिक बात कर लेते हैं। अगर JIGL को बांटा जाए बच्चों कुछ हिस्सों में, वैसे इट इज ऑफ 100 मार्क पेपर, और ध्यान रखिएगा इसके कोई सब डिवीजन नहीं है। जबकि अगर CL की बात करें तो देयर इज अ सब डिवीजन, 60-40 का डिवीजन मिलेगा हमको। ठीक है, कि 60 मार्क का हिस्सा एक अलग है और 40 मार्क का हिस्सा एक अलग है। बट JIGL में 100 मार्क पूरे, कोई सब डिवीजन नहीं है। सबसे पहला हिस्सा जो JIGL में हम समझ सकते हैं वो है सोर्स ऑफ लॉ। दूसरा इंटरप्रिटेशन। तीसरा सिविल लॉज। चौथा क्रिमिनल लॉज, एंड द फिफ्थ वन इज miscellaneous. सारे chapters can be divided into these 5 categories. Source of law, interpretation, civil law, criminal law and miscellaneous. इन 5 हेडिंग में JIGL के सारे चैप्टर हम कवर करेंगे बच्चों। जब हम सोर्स ऑफ लॉ की बात करेंगे तो इसमें आपके शुरुआत के 2 चैप्टर कवर होंगे। एक इंट्रोडक्शन जो अपने आप में सोर्स ऑफ लॉ है, और दूसरा जो कवर होगा बच्चों वो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सर, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आप सोर्स ऑफ लॉ की क्यों बात कर रहे हैं? बिकॉज हर एक लॉ उसकी वैलिडिटी कहां से डिराइव करता है दोस्तों? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से। तो सोर्स में हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी पढ़ेंगे अपार्ट फ्रॉम इंट्रोडक्शन। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स में बच्चों वैसे 2 एक्ट आते हैं, लेकिन आपको वो सिंगल चैप्टर में दे रखे हैं, या यूं कहूं एक है इंट्रोडक्शन, और इसी चैप्टर में आपको जनरल क्लॉजेज एक्ट भी दिया हुआ है। जनरल क्लॉजेज एक्ट 1890
7. Interpretation of statutes. What does it actually mean? इसका मतलब क्या है कि एक बार आपने किसी भी लॉ को, बच्चों, वंस यू हैव एनेक्टेड, एक बार आपने किसी लॉ को बना लिया तो डज नॉट मीन कि आप जैसे ही पढ़ेंगे उसको वो आप समझते चले जाएंगे. कहीं ना कहीं यू मे हैव सर्टेन प्रॉब्लम्स व्हाइल इंटरप्रिटिंग. उसे पढ़ते समय कुछ गलतियां आपसे हो सकती हैं. तो किस शब्द को उसका क्या मीनिंग दिया जाए ये हम इस चैप्टर में सीखेंगे. दैट इज इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स प्लस जनरल क्लॉजेज एक्ट. इन दोनों का एक ही चैप्टर है बच्चों. फिर कुछ सिविल लॉ दिए हुए हैं आपको. अब सिविल लॉ में पहला इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, दूसरा टीपी एक्ट, तीसरा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, चौथा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, शॉर्ट में लिख रहा हूं बच्चों, फिफ्थ वन लॉ ऑफ टॉर्ट्स, सिक्स्थ सीपीसी. टीपी के साथ आपको रजिस्ट्रेशन एक्ट भी है बच्चों. टीपी के साथ यू विल बी गेटिंग रजिस्ट्रेशन एक्ट एज वेल. ये है सारे चैप्टर्स. सेवेंथ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट भी इसी का पार्ट. ये सब सिविल लॉज. अब वाई दे आर नोन एज सिविल लॉज उस पर भी बात करेंगे. टाइप्स ऑफ लॉ क्या होते हैं, सीपीसी मतलब सिविल लॉज, क्रिमिनल लॉज, पब्लिक लॉज, प्राइवेट लॉज. पर हाँ, ये आपके सब्जेक्ट के बाइफर्केशन है जो अपन बात कर रहे हैं. उसके बाद अपन बात करें बच्चों क्रिमिनल लॉज की. कितने क्रिमिनल लॉ हैं आपके सिलेबस में? वन इज आईपीसी, इंडियन पीनल कोड. सेकेंड इज सीआरपीसी, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर. थर्ड इज, आप चाहें तो अब सिविल और क्रिमिनल के कॉमन पॉइंट लिख लें. दैट इज इंडियन एविडेंस एक्ट और दूसरा लिमिटेशन एक्ट. मतलब आप चाहें सिविल लॉ पढ़ें चाहे आप क्रिमिनल पढ़ें, ये आपको दोनों जगह काम आएंगे. दैट इज इंडियन एविडेंस एक्ट और लिमिटेशन एक्ट. फिर मिसलिनियस में कुछ चैप्टर हैं बच्चों, जैसे स्टाम्प एक्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, जो हमें कवर करने. ठीक है, तो अगर ब्रॉडली देखा जाए तो चार हेडिंग हमारे इस सब्जेक्ट में हमको कवर करनी है. द फर्स्ट हेडिंग दैट वी वुड बी कवरिंग इज, या अवेलेबल है आपके सिलेबस में, दैट इज इंट्रोडक्शन या फिर सोर्स ऑफ लॉ. आखिर लॉ बनता कैसे है. ठीक है, व्हाट आर द लिमिटेशंस रिलेटिंग देयर टू, किस तरह से लॉ बनाया जाए, वो सब बातें. The second heading that come over here is interpretation of statutes. किसी भी लॉ को कैसे समझा जाए. The number of civil laws are there into your syllabus. That is, ये लिस्ट आपको दी हुई है. और उसके बाद मैंने क्रिमिनल लॉज में आईपीसी, सीआरपीसी और कुछ कॉमन सिविल एंड क्रिमिनल लॉ के दो एक्ट लिख दिए. दैट इज इंडियन एविडेंस एक्ट एंड लिमिटेशन एक्ट. मिसलिनियस में आपके पास स्टाम्प एक्ट है बच्चों, और यू आर हैविंग एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ. ये तो आपके सब्जेक्ट कंटेंट हैं दोस्तों, जिसमें आपका जेआईजीएल कवर होगा. अब व्हाट शुड बी आवर अप्रोच. हम लोगों का अप्रोच क्या हो टुवर्ड्स दिस सब्जेक्ट, क्योंकि काम का तो बहुत है. सर कैसे काम का है? तो जनरली कंपनी सेक्रेटरी इज वेल नोन फॉर कंपनीज एक्ट. ठीक है, एंड दिस इज फॉर श्योर, आई कैन नॉट डिनाई इट. इवन मेरे हिसाब से भी कंपनी लॉ या कंपनी सेक्रेटरी जहां जहां कंपनी लॉ वहां वहां.
या न सिर्फ कंपनीज एक्ट की अगर हम बात करें, एज अ कंपनी सेक्रेटरी यू आर सपोज टू बी वेरी गुड इवन एट सिक्योरिटी लॉज एज वेल। ये दो ऐसे सब्जेक्ट हैं जहां पर आपसे भी अच्छी खासी एक्सपेक्टेशन है इवन बाय द कॉर्पोरेट्स एज वेल, कि अगर आप सीएस बनकर आए हैं तो इन दो सब्जेक्ट पर आपका कहीं ना कहीं यू आर हैविंग गुड कमांड ओवर इट। बट एक बात बहुत क्लियर है कि चाहे आप सिक्योरिटी लॉ पढ़ें, चाहे आप कंपनी लॉ पढ़ें, ठीक है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इकोनॉमिक लॉज, मैं बात नहीं कर रहा हूं सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटीज की, ठीक है। अगर सिर्फ इन दो सब्जेक्ट की भी बात की जाए विच आर वेरी मच इंपॉर्टेंट टू यू, तो मेरा कहना है कि एग्जिस्टेंस तो इनका कॉन्स्टिट्यूशन से ही है। मतलब देयर कैन बी नो प्रोविजन इवन इन कंपनी लॉ और इवन इन सिक्योरिटी लॉ विच इज अगेंस्ट द फंडामेंटल राइट्स। मतलब फॉलो तो आपको कंपनी लॉ करते समय या पढ़ते समय या उसमें काम करते समय कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखना पड़ेगा, ये फॉर श्योर है। अगर कंपनीज एक्ट बना है तो भी अगर पार्लियामेंट ने बनाया है तो इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर विच आर वेस्टेड इन द यूनियन लिस्ट, तो उन पावर्स को एक्सरसाइज करके ही कंपनी लॉ बनाया गया है। तो बच्चों मेरा कहना है कि कॉन्स्टिट्यूशन यहां पे फिर से इंपॉर्टेंट हो जाता है। इवन चाहे वो लिटिगेशन हो बच्चों कंपनी लॉ का चाहे सिक्योरिटी लॉ का, लिटिगेशन की बात कर रहा हूं, मतलब कोर्ट कचहरी, जैसे तुम लोग अगर CSWT में थोड़ा बहुत याद हो तुमको भी, तो NCLT और सिक्योरिटीज अपीलेट ट्राइब्यूनल से पढ़ा होगा, सेट और NCLT LAT, ठीक है। तो अगर यहां पर प्रोसीडिंग्स चल रही हैं तो आपके JIGL में जो भी आप पढ़ेंगे लॉ, दे आर गोइंग टू हेल्प यू आउट, वेदर इट इज लिमिटेशन एक्ट, वेदर इट इज CRPC, इवन IPC एज वेल। तो नो लॉ इज कंप्लीट इन इटसेल्फ अनलेस एंड अनटिल यहां पर जो बताए हुए प्रिंसिपल हैं वो आपको नहीं आते। जैसे इफ आई एम अ शेयर होल्डर ऑफ अ पर्टिकुलर कंपनी एंड इंटेंडिंग टू ट्रांसफर सच शेयर्स, अगर मेरे पास कुछ कंपनी के शेयर्स हैं और मैं इन्हें ट्रांसफर करना चाहता हूं, तो कंपनीज एक्ट ये नहीं बताता कि स्टाम्प ड्यूटी कितनी लगेगी, कंपनीज एक्ट इज साइलेंट अबाउट इट। तो फिर वहां पर मेरी मदद कौन करेगा? स्टाम्प एक्ट। तो भले ही आप डिफरेंट लॉ को डिफरेंट सब्जेक्ट्स में पढ़ लें, कुछ आप कंपनी लॉ में पढ़ लें, कुछ आप सिक्योरिटी लॉ में पढ़ लें, कुछ आप इकोनॉमिक लॉ में पढ़ लें, कुछ लॉ आप लेबर लॉज में पढ़ लें, बट ये बात तय है कि लॉ इज अ सिंगल सब्जेक्ट, इट इज द लॉ। अ लॉ इज अ सेपरेट लॉ, बट द लॉ की बात की जाए तो भैया इट इज कंसोलिडेशन ऑफ ऑल लॉज। तो वी नीड टू बी कंसर्न विद द लॉ। ये बात आपको अपने जहन में बिठानी पड़ेगी, वेदर यू आर अपेयरिंग इनटू जून अटेम्प्ट, वेदर यू आर अपेयरिंग इनटू दिसंबर अटेम्प्ट, डेफिनेटली। बट हां, हम लोग द लॉ पढ़ रहे हैं। तो कंपनीज एक्ट पढ़ाते पढ़ाते समय कभी हो सकता है कि मैंने JIGL में कोई चैप्टर पढ़ा दिया, मैं उसका रेफरेंस दूंगा। हो सकता है रोहित भैया सिक्योरिटी लॉ कुछ पढ़ा रहे हो और कंपनीज एक्ट का रेफरेंस देंगे, और हो सकता है मनमित सर क्या करें, आपको इकोनॉमिक लॉ में कुछ लॉ पढ़ा रहे हैं और आपको मेरे एक्ट का रेफरेंस देंगे। तो यू शुड हैव आइडिया अबाउट, ये बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी बच्चों, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है कि द लॉ इज गोइंग टू बी आवर फ्यूचर। ये बात तय है। The more better you are into theories, जितने बेहतर आप हैं ड्राफ्टिंग में, आपके राइटिंग में, whether in a thought process या फिर आपकी राइटिंग है, हैंड राइटिंग काफी अच्छी है, ये सब these are going to help you out in the exams as well as in your career। तो अप्रोच बहुत क्लियर है कि we cannot be choosers। मैं सिर्फ कंपनी लॉ पढ़ना चाहता हूं, या मैं सिर्फ सिक्योरिटी लॉ पढ़ना चाहता हूं, या सिर्फ कंपनी अकाउंट पढ़ना चाहता हूं, काम नहीं चलेगा।
एवरी सब्जेक्ट इज कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, हर एक सब्जेक्ट किसी दूसरे सब्जेक्ट को और बेहतर बनाता है या आपकी अंडरस्टैंडिंग को कंप्लीट करता है। तो ये बात आप शुरुआत से ध्यान रखें कि आप लोग सिलेक्टिव नहीं हो सकते फॉर द बेस्ट ऑफ योर करियर, क्योंकि आजकल पैकेज बहुत अच्छे लग रहे हैं सीएस के बच्चों, 8 लाख 9 लाख पेमेंट बहुत अच्छा है। यू शुड हैव दैट क्वालिटी विद इन योर सेल्फ। इतनी योग्यताएं आपको अपने आप में सम्मिलित करनी पड़ेगी। और दिस इज नॉट समथिंग कि ये किया नहीं जा सकता आपने बचपन में, अर्थात आप कहाँ से पढ़े हैं, क्या परसेंटेज हैं, वो तो मैंने उस दिन भी कहा था कि डजंट मैटर टू मी इवन टू दी ICSI इवन। बट जो फर्क पड़ेगा वो ये है कि आप कितने आवर्स पढ़ाई कर सकते हैं, आप कितना डेडिकेटेड रह सकते हैं, आपने क्लास के बाद कितने समय तक अपने आप को उस पढ़ाई में इनग्रॉस्ड रखा है। इनग्रॉस्ड मतलब आप समझ रहे हैं, दिमाग वहीं चल रहा है। अदरवाइज ध्यान रखिएगा, क्लास के बाद अगर आपने ये सोचा कि मुझे 2 घंटे पढ़ना है और कुछ नहीं, नथिंग विल हैपन। पढ़ाई करना है मतलब थॉट प्रोसेस में भले ही किताबें होना हो सामने, पर थॉट में तो पढ़ाई ही चलना चाहिए। जब तक आप इस तरह से नहीं पढ़ पाएंगे तब तक आप पास नहीं हो पाएंगे, क्योंकि सिखाने को बच्चों बहुत कुछ है और इसको समेटना मतलब बहुत योग्यता लगेगी। ठीक है, तो अपने को बच्चों मेहनत करनी है। दिस इज ऑल अबाउट, जितना टाइम दोगे सब्जेक्ट आपको उतना टाइम देगा, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, तो नीड टू बी या can't be particular about any subject, ये बात आप ध्यान रखिएगा। पर्टिकुलर नहीं हो पाओगे और यही तरीका है। सब्जेक्ट के नोट्स, एग्जाम पैटर्न किस तरह से दिया जाएगा, चूंकि मैं आज JIGL की बात कर रहा हूं तो मैं उसी पे बात करूंगा। इनिशियली लास्ट बैच को बच्चों हम लोगों ने 2 पार्ट दिए हैं, पार्ट 1 पार्ट 2। ठीक है, आपको एक सिंगल सेट मिलेगा ऑफ ऑल योर चैप्टर्स कवर्ड इनटू JIGL। उस मॉड्यूल में या उस स्पाइरल में या उस नोट्स में पिछले 12 सालों में जितने भी पेपर में क्वेश्चंस आए हैं, जिस तरह के क्वेश्चंस आए हैं, वो वहां पर इंक्लूडेड होंगे, उस सब्जेक्ट में आपको मिल जाएंगे। हर चैप्टर के बाद यू विल बी गेटिंग क्वेश्चन आंसर्स। अपार्ट फ्रॉम इट, नोट्स वुड बी कवरिंग whole of your module, मतलब there would be nothing like I am becoming a selective anywhere, कि मैंने एक चैप्टर में 2 टॉपिक या 3 टॉपिक या 4 टॉपिक आपको पढ़ाए हैं। मैंने मेरे स्पाइरल में नोट्स में आई हैव इंक्लूडेड एवरीथिंग वॉट एवर इज देयर इन टू योर मॉड्यूल, बट इन माई वे। उसका तरीका मैंने अपना रखा है। इसका मतलब हो सकता है सिक्वेंसिंग में टॉपिक आपको आगे पीछे मिले, वैसे सिक्वेंसिंग भी ट्राइड टू कीप इट सेम एज मच एज पॉसिबल, पर हो सकता है कि कहीं आपके मॉड्यूल में मुझे लगा कि नहीं ये सिक्वेंसिंग गलत है, तो फिर मैंने अपनी सिक्वेंस उसे दी है। तो इसका मतलब जिस दिन आपको नोट्स मिल जाते हैं, फ्रॉम देन यू आर नॉट सपोज टू गो विद इवन विद द मॉड्यूल। आपको सिर्फ आपका स्पाइरल और आपकी जो कॉपी मैं क्लास में बनवाऊंगा वो ध्यान में रखनी है।
आपको मॉड्यूल की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप ये चेक करना चाहते हैं कि वेदर माय स्पाइरल इज कंप्लीट और नॉट, तो जरूर आप एक बार मॉड्यूल से एक बार मिला लीजिएगा कि भैया मैंने ये कवर किया है या नहीं किया है। अदरवाइज ईच एंड एवरीथिंग वुड बी देयर इनटू द स्पाइरल। ठीक है, जब आप स्पाइरल देखेंगे तो यू विल नॉट बी गेटिंग एमसीक्यू इनटू इट। आपको स्पाइरल में एमसीक्यूज नहीं मिलेंगे, बट आई सपोज कि ये एमसीक्यू मिड ऑफ अगस्त या फिर हो सकता है अगस्त एंड में आपको अलग से दिए जाए। ठीक है, तो उसका बुकलेट या तो आपको पीडीएफ फॉर्म में अलग से दे दूंगा या फिर फिजिकल कॉपी। ठीक है, बट हाँ अभी फिजिकल कॉपी दूंगा, इसका कोई कमिटमेंट नहीं है। जून अटेम्प्ट अगर है तो डेफिनेटली फिजिकल कॉपी आपको मिलेगी एमसीक्यू की। अगर दिसंबर अटेम्प्ट है तो पीडीएफ, आपको पीडीएफ से काम चलाना पड़ेगा। ठीक है, और अगर उससे पहले मेरा बन जाते हैं ये एमसीक्यू तो आई विल ट्राई कि मैं आपको फिजिकल कॉपी दे दूं, लेकिन हाँ कमिटमेंट नहीं दे सकता अभी आपको। तो दिसंबर अटेम्प्ट में अभी हम काम किससे चलाएंगे बच्चों? पीडीएफ से, इन रिलेशन ओनली विद द एमसीक्यू। ठीक है, बाकी तो आपको सब कुछ आपके नोट्स में मिलेगा। ठीक है, तो आपकी नोट्स की बात हो गई, अप्रोच मैंने बता दिया। ठीक, और कोई आपके मन में प्रश्न है तो आप जरूर पूछें। बस अपन शुरू करते हैं अब। चलिए, इससे पहले कि सब्जेक्ट शुरू किया जाए या चैप्टर शुरू किया जाए, क्योंकि एक स्टूडेंट ने मुझे पूछा कि सर चैप्टर कौन सा है, जब आएगा तब बात करेंगे। ठीक है, अभी एक जनरल बात है आज, व्हाट इज लॉ सबसे पहले, उसके बाद शुरू करते हैं आगे के। व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय लॉ, द रीजन बिहाइंड कंपनी लॉ है, सिक्योरिटी लॉ है, मतलब लॉज प्लूरल है, इकोनॉमिक लॉज है, अगेन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज है, और यहां पर भी अगर अपन बात कर रहे हैं जेआईजीएल में तो यहां पर भी लॉज हैं। तो द वन थिंग दैट कम इनटू माय माइंड इज लॉ से हमारा अभिप्राय क्या है। हो सकता है आप लोगों ने एक वर्ड सुना हो, सीएसडब्ल्यूटी सब देकर आए हैं, तो स्टेट्यूट, कुछ लोग इसे स्टेट्यूट भी बोलते हैं। ठीक है, तो हाउ लॉ एंड स्टेट्यूट डिफर फ्रॉम ईच अदर, इन दोनों में अंतर क्या है ये भी अपने को समझना है। एंड देयर आफ्टर वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ लॉज, कि लॉ कितने प्रकार के होते हैं, क्योंकि अब लॉ पे ही आगे बात करनी है। तो एक बात लॉ को लेकर अपने जीवन में उतार लीजिए बच्चों, इट इज विलिंगनेस और विल ऑफ द लेजिस्लेचर। मतलब इंडिया का जो लेजिस्लेचर है, जैसे आप लोगों ने जब सीएसडब्ल्यूटी में आप पढ़ते थे और छोटे थे तब आपने पढ़ा कि भारत में, इंडिया में जो लॉ बनाते हैं वो दो लोग हैं, एक है पार्लियामेंट और एक है स्टेट लेजिस्लेचर। एम आई करेक्ट? अब ऐसा कहां से लिखा हुआ है बच्चों, मैं बताऊंगा आपको कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कौन सा आर्टिकल में ये बात दी हुई है, बट यस। तो लॉ क्या है, अगर मैं इंडिया के कंटेक्स्ट में बात करूं बच्चों, तो लॉ इज विलिंगनेस और विल ऑफ द लेजिस्लेचर। ये कुछ और नहीं है बच्चों, इट इज विल ऑफ द लेजिस्लेचर, विल ऑफ द लेजिस्लेचर। ठीक है, लेजिस्लेचर जो चाहता है उस पर लॉ बना देता है। जैसे सीएसडब्ल्यूटी में एक बात हमने सीखी थी कि जनरल मीटिंग में या तो ओआर पास होगा या एसआर पास होगा, करेक्ट है? या तो ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास होगा या स्पेशल रिजोल्यूशन पास होगा। ये बात क्लियर है? तो जो भी रिजोल्यूशन पास हुआ है वह उनका डिसीजन है कि यस वी विल डू दिस और वी विल नॉट डू दिस। तो जब जनरल मीटिंग का कोई निर्णय या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का कोई निर्णय होता है तो बच्चों उसे रिजोल्यूशन कहा जाता है, और जब लेजिस्लेचर का कोई डिसीजन होता है तो उसे लॉ कहा जाता है। ये बात ध्यान रखिएगा।
मतलब वॉट एवर हैज बीन डिसाइडेड बाय द मेंबर्स और द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स दैट बिकम्स अ रिजोल्यूशन, and whatever has been decided by the legislature, whether it is a parliament or whether it is state legislature, वो क्या बन जाता है? That becomes law. आपसे एक्सपेक्टेशन है कि साहब आप बहुत पैसा कमाते हैं अगर अर्पित गुप्ता, तो आपको टैक्स पे करना है, ठीक है? तो फिर पार्लियामेंट इस पर टैक्स का लॉ बना देगी, इनकम टैक्स बना देगी, जीएसटी बना देगी, या जो भी बातें हैं, जिस पर आप जितना कमाओगे उस पर आपको उतना टैक्स देना पड़ेगा। तो जो भी आदेश है, जो भी बेसिकली ऑर्डर है, दैट इज नोन एज लॉ। उसे क्या कहा जाता है बच्चों? उसे लॉ कहा जाता है। ये बात ध्यान रखिएगा। अब अगर बात की जाए कि लॉ कितने प्रकार के होते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ लॉज, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और ये बात किसी भी लॉ को समझने के लिए आपको उससे पहले आनी चाहिए कि लॉ कितने प्रकार के होते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लॉज आर देयर, कितने प्रकार के लॉ होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि हर लॉ या तो पब्लिक लॉ है या प्राइवेट लॉ है। लॉ क्या है बच्चों? या तो पब्लिक लॉ होगा या फिर प्राइवेट लॉ होगा। किसी भी तरह का लॉ हो, वो इस बाइफर्केशन में जरूर जाएगा। श्रेयांश, नहीं, देयर इज अ वन स्टूडेंट, वो श्रेयांश है एंड आई एम श्रेयांश, बस इतना अंतर है। श्रेयांश जैनी लगाते हो आप? हाँ, मतलब हम नाम है कोई क्लास में, हम नाम। नहीं नहीं सर, मैं अलग हूं। ठीक है फिर, तो लॉ या तो पब्लिक लॉ है दोस्तों या प्राइवेट लॉ है। यही लॉ जो प्राइवेट है या पब्लिक है, वह सिविल है या क्रिमिनल है, बट इन दोनों में से एक जरूर है। वही लॉ सब्सटेंटिव है या प्रोसीजरल है, लेकिन इन दोनों में से एक जरूर है। वही लॉ या तो रेट्रोस्पेक्टिव है या प्रोस्पेक्टिव है, पर इन दोनों में से एक जरूर है। मतलब हर लॉ को कहां बाइफरकेट करोगे? पहला, वेदर इट इज पब्लिक लॉ और प्राइवेट लॉ, द फर्स्ट थिंग। अनदर वन, वेदर इट इज सिविल और क्रिमिनल, whether it is retrospective or prospective, whether it is substantive or procedural। ठीक है? उसके बाद वही लॉ जो प्राइवेट या पब्लिक है, एग्जॉस्टिव है या नॉट एग्जॉस्टिव। किसी भी लॉ को पढ़ने से पहले बच्चों ये सारी बातें आपके थॉट प्रोसेस में आनी चाहिए कि अगर मैं इंडियन पिनल कोड की बात कर रहा हूं तो सबसे पहला, वेदर इंडियन पिनल कोड इज सब्सटेंटिव और प्रोसीजरल, वेदर इट इज एग्जॉस्टिव और नॉट, वेदर इट इज सब्सटेंशियल प्रोसीजरल हो गया, रेट्रोस्पेक्टिव और प्रोस्पेक्टिव, वेदर इट इज प्राइवेट और पब्लिक, मेरी बात समझ में आ गई, वेदर इट इज सिविल और क्रिमिनल। हर एक लॉ इनमें बताए हुए बाइफर्केशन में कहीं ना कहीं फॉल करेगा। ठीक है? ये बात आपको पता होनी चाहिए बच्चों। तो सर हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कोई लॉ सिविल है या क्रिमिनल है? हाउ विल वी कम टू नो कि वो लॉ पब्लिक है या प्राइवेट है? हमें ये कैसे पता चले कि वो एग्जॉस्टिव है या नॉट एग्जॉस्टिव, वह सब्सटेंटिव है या
प्रोसीजरल, और रेट्रोस्पेक्टिव है या प्रोस्पेक्टिव? ये बड़ा क्वेश्चन है। आज जनरल बात मैं बता रहा हूं कि किसे हम सब्सटेंटिव, किसे हम प्रोसीजरल, किसे हम रिट्रोस्पेक्टिव, किसे हम प्रोस्पेक्टिव, किसे हम एग्जॉस्टिव, किसे नॉट एग्जॉस्टिव, किसे प्राइवेट, किसे पब्लिक कहेंगे। ये कुछ गाइडलाइंस मैं आपको बता रहा हूं। इसके बाद में जो जो एक्ट पढ़ाना शुरू कर दूंगा, फिर मैं उन सारे एक्ट में ये जवाब देते चले जाऊंगा। ये सब ब्लैंक्स जो है मैं एक वन बाय वन फिल करता चला जाऊंगा कि भैया टीपी एक्ट अगर मैं पढ़ा रहा हूं तो वेदर इट इज एग्जॉस्टिव और नॉट, वेदर इट इज प्रोस्पेक्टिव और नॉट, वेदर इट इज अ प्राइवेट और पब्लिक। ये सारी बातें हर एक्ट को लेकर मैं शुरुआत में करूंगा, ठीक है। बट हाँ, ये यू शुड हैव आइडिया अबाउट, किसी भी एक्ट को पढ़ने से पहले इतनी बेसिक बातें आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। इवन नंबर ऑफ सेक्शंस इनटू इट, कितने सेक्शंस उस चैप्टर में या उस एक्ट में है, ये आपको पता होना चाहिए। भले ही बाद में आपको याद रखने की जरूरत नहीं, बट कॉपी में कहीं ना कहीं मेंशन होना चाहिए बच्चों, ठीक है। एग्जाम में डेफिनेटली वो नहीं पूछेगा कि कितने नंबर ऑफ सेक्शंस हैं, ठीक है। अगर आपके मन में ये डाउट है कि सर क्या सेक्शन नंबर याद करना पड़ेंगे, तो बच्चों याद करना नहीं पड़ते हैं, वो मेरी क्लास में मुझे लगता है हो जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, एक बार आप बैठकर समझिएगा कि वह श्रेयांश सर सही बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं। बट हाँ, यही है कि सेक्शन याद तो नहीं करने पड़ते, क्लास में हो जाते हैं। बट क्या वाकई बाद में सेक्शन याद करने की जरूरत है बच्चों? तो जिस तरह से कंपटीशन बढ़ रही है, मतलब मुझे लगता है कि कुछ समय के बाद लोग बाग सब सेक्शन भी याद करके जाएंगे, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। सेक्शन करोगे तो बहुत अच्छा है, मेजरली डेफिनेटली इनटू कंपनी लॉज, उसके बाद जेआईजीएल, और फिर अगर आप अदर सब्जेक्ट में करते हैं तो मुझे काफी अच्छा लगेगा। और एट द एंड मुझे ही अच्छा लगना चाहिए, आपको अच्छा लगे ना लगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहला बाइफर्केशन बात करते हैं, व्हाट इज पब्लिक लॉ एंड व्हाट इज प्राइवेट लॉ। कोई लॉ पब्लिक लॉ कब बनेगा और प्राइवेट लॉ कब बनेगा? आप सबसे विनम्र निवेदन है कि एक एक कॉपी जरूर मेंटेन करें मेरे सब्जेक्ट में, ठीक है। सफेद पेज वाली रफ रजिस्टर मत लाइएगा, ठीक है। हाँ, रूलर की कॉपियां होनी चाहिए, मतलब लाइन खींची होनी चाहिए साइड में, ठीक है। मार्जिन होनी चाहिए, दैट मीन्स थोड़ी महंगी लाओगे तो ज्यादा बेहतर है। द रीजन बिहाइंड कि ये आपके एग्जाम तक काम आएंगे। 3-4 बॉल पेन आपके पास टेबल पे होने चाहिए, ठीक है। कॉपी रंगीली होनी चाहिए, पढ़ने पे फील आए कि भैया नहीं यार पढ़ना है। सर सीएल कितनी बजे रहेगा रोज? तोशी जैन अभी सीएल शुरू नहीं कर रहा, आपने बाद में ज्वाइन किया होगा। सीएल में फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में शुरू करूंगा, ठीक है तोशी। तो व्हाट यू मीन बाय पब्लिक लॉज? ऐसे लॉ बच्चों जो स्टेट मतलब आप समझ लें यहां के लिए गवर्नमेंट और पब्लिक में रिलेशन एस्टेब्लिश करती है। स्टेट में और पब्लिक में रिलेशन एस्टेब्लिश करती है, वो सारे लॉ पब्लिक लॉज कहलाते हैं। लॉज विच एस्टेब्लिश बच्चों क्या आवाज आ रही है मेरी ऑनलाइन? ठीक है। लॉज विच एस्टेब्लिश रिलेशन बिटवीन द स्टेट एंड सिटीजन या फिर पब्लिक आर नोन एज पब्लिक लॉज। वो लॉ क्या कहलाते हैं? पब्लिक लॉज कहलाते हैं। सर कुछ एग्जाम्पल देंगे? फॉर एग्जाम्पल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्रिएट रिलेशन बिटवीन द पर्सन और सिटीजन ऑफ इंडिया एंड स्टेट, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या हुआ बच्चों? इट इज अ पब्लिक लॉ। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉज, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉज
क्या हुए? अगेन पब्लिक लॉज। क्रिमिनल लॉज जितने भी होंगे बच्चों वो भी पब्लिक लॉज होंगे, क्योंकि public at large is being affected. If I commit theft, if I commit a murder, then it is an offense against the society. मेरे अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन कौन शुरू करेगा? मेरे अगेंस्ट कोर्ट में कौन जाएगा? स्टेट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, एज द केस में भी, जैसे तुम यूनियन ऑफ इंडिया कहते हो या फिर स्टेट कहते हो। ठीक है, तो क्रिमिनल लॉज जितने भी होते हैं बच्चों, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जितने भी होते हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, चूंकि ये रिलेशन किसमें स्थापित कर रहा है? स्टेट में और सिटीजन्स में या पब्लिक में या पर्सन में, तो ऐसे लॉ क्या कहलाते हैं बच्चों? दे आर नोन एज पब्लिक लॉज। ऑन द अदर हैंड, लॉज which create interest between two persons, दो लोगों में जो रिलेशन क्रिएट करे, दे आर नोन एज प्राइवेट लॉज। सर उदाहरण के लिए, बिल्कुल सही बेटा, कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, इट इज अ प्राइवेट लॉ। प्रॉपर्टी लॉज, मैंने आपको बेची, आपसे खरीदी, हम दोनों में ट्रांजैक्शन हुआ, प्रॉपर्टी लॉज। फैमिली लॉज, आई गॉट मैरिड विद एंजेलिना, प्राइवेट लॉज। देयर आफ्टर आई गिवन हर डाइवोर्स, अगेन प्राइवेट लॉ, क्योंकि भैया ये मामला मेरे और एंजेलिना के मध्य है। ठीक है, तो फैमिली लॉज जितने भी होते हैं, तलाक वाला श्रेयांश इसी में आएगा बेटा, हाँ फैमिली में आएगा। ठीक है, तो प्रॉपर्टी लॉज, कॉन्ट्रैक्ट लॉज, फैमिली लॉज, इवन जब तुम छोटे थे CSWT पढ़ा करते थे तो तुमने टॉर्ट्स भी पढ़ा था। और हाँ, इट इज अ प्राइवेट लॉ। रीड्स राजादित्य राठौर कोई लॉ नहीं है मेरे भाई, क्या यार, अच्छे प्रश्न एक्सपेक्टेड है राजादित्य, तुझसे ऐसे मत पूछ यार। ठीक है, तो लॉ ऑफ टॉट डेराइव्स ऑफ, ठीक है, ये बात ध्यान रखिए बेटा, वो पर्सनल लॉज में ही कवर होते हैं, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, इसलिए मैंने बोला मैरिज पर्सनल लॉ है, तलाक अगेन पर्सनल लॉ है। ठीक है, मुस्लिमों में बोल दिया जाता है ना तलाक तलाक तलाक, हाँ 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 वो ठीक है, तो वो था तो किसका पार्ट? मुस्लिम लॉ का था ना। तो अगर मैं टीपी एक्ट की बात बताऊं, अगर टीपी एक्ट को एग्जांपल में ले लें, टीपी एक्ट का फुल फॉर्म इज ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, करेक्ट है? तो सबसे पहले बताइए वो क्या होगा? तो इट वुड बी, चूंकि ये प्रॉपर्टी लॉ है, दैट इज वाई व्हाट इट वुड बिकम, इट इज अ प्राइवेट लॉ। सहमत? आगे बढ़े, बोलिए। अरे बहुत ही बढ़िया। अब दूसरा, whether law is civil और क्रिमिनल। अगर वो सिविल होगा तो फॉर श्योर वो प्राइवेट होगा, एंड इफ इट इज अ क्रिमिनल देन डेफिनेटली इट वुड बी पब्लिक। बट सिविल क्या होता है और क्रिमिनल क्या होता है? लॉज which provide for offense against the society, against the society known as criminal. Laws which affect
individual's right are known as civil. यहां पर रेमेडी क्या मिलती है? डैमेजेस, इंजंक्शन, या फिर रेस्टिट्यूशन एंड मेनी मोर. मैं लिख नहीं रहा हूं सारी, बट हाँ इस तरह की रेमेडीज यहां पर मिलती है. बट व्हेन इट टू वी मूव टू क्रिमिनल, क्या मिलेगा? सामने वाले को फाइन इंपोज किया जाएगा, सामने वाले पे उसे क्या दी जाएगी? इम्प्रिजनमेंट दी जाएगी. तो दीज आर दी रेमेडीज ऑन द बेसिस ऑफ विच वी डिटरमाइन वेदर द लॉ इज सिविल और क्रिमिनल. तो अगर टीपी एक्ट को ही थोड़ा सा आगे बढ़ाएं तो टीपी एक्ट कौन से नेचर का है बच्चों? सिविल नेचर का है. करेक्ट. कि अगर कोई भी गलती की गई तो उसमें आपको क्या मिल सकता है? डैमेजेस मिल सकते हैं, आपको इंजंक्शन मिल सकता है, पर आप किसी के अगेंस्ट फाइन या फिर मेरा कहना है किसी के अगेंस्ट आप इम्प्रिजनमेंट नहीं लगवा सकते. तो इसलिए वह क्रिमिनल नहीं है बच्चों. क्लियर क्या बात? तो यह समझना पड़ेगा कि वेदर इट फॉल्स इनटू सिविल और क्रिमिनल. तो क्रिमिनल में कौन कौन से आ जाएंगे? आईपीसी, सीआरपीसी. सिविल में डेफिनेटली सीपीसी, आईसीए, क्योंकि ये डैमेज दिलवाता है ना. ये किधर आ जाएंगे? सिविल लॉज में आ जाएंगे. ठीक है. थर्ड बाइफर्केशन, वेदर रेट्रोस्पेक्टिव और प्रोस्पेक्टिव लॉ किस तरह का है? रेट्रोस्पेक्टिव या प्रोस्पेक्टिव? अब समझिएगा बात. रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है बच्चों कि लॉ भले ही आज आया, आज तारीख क्या है? 17th ऑफ जुलाई. आज कोई लॉ आया और बोला गया कि अगर 1 अप्रैल को भी, मतलब लास्ट 1 अप्रैल को अगर कोई ऑफेंस हुआ था तो उसकी भी सजा इसी एक्ट में हम इसी अनुसार देंगे. मतलब एक्ट आया बाद में है, बट उसे इफेक्ट बहुत पहले से दिया जाता है, तो इट इज नोन एज रिट्रोस्पेक्टिव. पर जब एक्ट आया आज है और इफेक्ट उसे उसके बाद दिया जाता है, एक्ट आने के बाद, देन इट इज नोन एज प्रोस्पेक्टिव. मेरी बात क्लियर? 99% मैक्सिमम लॉ प्रोस्पेक्टिव ही होते हैं बच्चों. जो जिस दिन इनैक्ट हुए हैं, जिस दिन लॉ बने हैं, उसके बाद से ही लागू होते हैं. बट कुछ लॉ ऐसे भी होते हैं बच्चों जो पुराने मुद्दों पर भी लगते हैं. करेक्ट. तो जो पुराने मामलों पर भी लगेंगे दे विल बी नोन एज रेट्रोस्पेक्टिव, और जो भविष्य के मामलों पर लगेंगे दे विल बी नोन एज प्रोस्पेक्टिव. ठीक है. तो अगर टीपी एक्ट की ही बात करें बच्चों, तो टीपी एक्ट कहता है कि आई एम प्रोस्पेक्टिव. मैं क्या हूं? मतलब टीपी एक्ट जिस दिन से आया उसके बाद के मामलों पर ही लगेगा, पुराने मामलों को टीपी एक्ट अफेक्ट नहीं करेगा, तो इट बिकेम प्रोस्पेक्टिव. मेरी बात समझ में आई? तो किसके बेसिस पर आप डिफरेंशिएट करते हैं वेदर द एक्ट इज रेट्रोस्पेक्टिव और प्रोस्पेक्टिव? तो मुझे कहना चाहिए इफेक्ट के बेसिस पर. किसके बेसिस पर? इफेक्ट. इसका मतलब वेयर एक्ट इज गिवन इफेक्ट ऑन द इवेंट्स after its enactment, एक्ट को इफेक्ट या अप्लीकेबल कब करवाया जाता है बच्चों? जब ये इनैक्ट हो चुका है उसके बाद. तो इट इज नोन एज प्रोस्पेक्टिव. वेयर एक्ट इज गिवन
effect on the matters or events occurred prior to its enactment is known as retrospective. क्या कहा जाता है? retrospective. तो जनरली वी कम अक्रॉस नंबर ऑफ एक्ट, और नियम तो यही है बच्चों की, एक्ट हमेशा क्या होता है? प्रोस्पेक्टिव. पर ये हमेशा सही हो ये जरूरी नहीं है. देयर मे बी सर्टेन केसेस जहां लॉ कौन सा है बच्चों? रेट्रोस्पेक्टिव. ठीक है. जैसे सीपीसी की अगर बात करें, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, सीआरपीसी की बात करें, तो ये दोनों क्या हैं बच्चों? रेट्रोस्पेक्टिव. क्या है? रेट्रोस्पेक्टिव. while if I talk about TP Act, it is prospective. I talk about Stamp Act, it is a prospective. करेक्ट है. तो रेट्रोस्पेक्टिव में क्या हो गया? सीपीसी, सीआरपीसी, और इधर क्या हो गया? स्टाम्प एक्ट या फिर टीपी एक्ट. ठीक है. तो एक एक्ट प्राइवेट पब्लिक में से कोई एक बन जाएगा, उसके बाद सिविल क्रिमिनल में से कोई एक बन जाएगा, फिर रेट्रोस्पेक्टिव प्रोस्पेक्टिव में से कोई एक बन जाएगा. चौथा बाइफर्केशन, वेदर इट इज एग्जॉस्टिव और नॉट. ठीक है. अब सुनना मेरी बात. एक एक्ट एग्जॉस्टिव कब होता है? व्हेन अ पर्टिकुलर एक्ट इज एग्जॉस्टिव. जब जिस सब्जेक्ट मैटर से वो डील कर रहा है उस सब्जेक्ट मैटर के लिए वो सफिशिएंट है, या जो बात उसमें बताई गई है उस कार्य को करने के लिए आपको कोई दूसरा एक्ट पढ़ना नहीं पड़ेगा, तो इट इज एग्जॉस्टिव. एग्जॉस्टिव का मतलब होता है सेल्फ सफिशिएंट. हमें कोई और मामला नहीं देखना, सिर्फ यहां कर लिया तो काम हो जाएगा. बट नॉट एग्जॉस्टिव का मतलब क्या? कि सारे मामले यहां कवर नहीं होंगे. देयर मे बी सर्टेन अदर एक्ट्स जो आपको देखना पड़े. उदाहरण के लिए, अगर आपको ट्रांसफर करना है प्रॉपर्टी, ठीक है, आप सेल करें, आप गिफ्ट करें, आप लीज में प्रॉपर्टी को दे दें, तो इसके साथ आपको स्टाम्प एक्ट की मदद लेनी पड़ती है. किसकी मदद लेनी पड़ती है? स्टाम्प एक्ट की. मतलब क्या टीपी एक्ट अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट है? नहीं, वो स्टाम्प एक्ट भी चलाना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन एक्ट भी चलाना पड़ेगा. तो टीपी एक्ट इज नॉट एन एग्जॉस्टिव. बट अगर मैं सीपीसी की बात करता हूं तो हर एक तरह की रेमेडी सीपीसी में एक कोर्ट दे पाएगा. मतलब उसे किसी दूसरे लॉ पर फोकस करने की जरूरत नहीं है. सीपीसी अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट है. तो व्हाट वुड आई से देन? सीपीसी इज एग्जॉस्टिव. तो सर हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि कोई एक्ट एग्जॉस्टिव है या नहीं? तो बच्चों ध्यान रखिएगा, किसी एक्ट में जब लॉन्ग टाइटल में या उसके डिस्क्रिप्शन में अगर ये वर्ड यूज हो जाए, इट कंसोलिडेट द लॉज, इट कंसोलिडेट द लॉज, तो बच्चों वो बन जाता है एग्जॉस्टिव. और जहां ये शब्द यूज नहीं होता तो ये बन जाता है नॉट एग्जॉस्टिव. पर ये जब मैं एग्जाम्पल दूंगा तब आपको बताऊंगा. अभी सिर्फ इतना लिखें इसमें. एग्जॉस्टिव में लिखिएगा, एक तरफ एग्जॉस्टिव और दूसरी तरफ नॉट एग्जॉस्टिव. वेयर एन एक्ट इज सेल्फ सफिशिएंट लिखना एग्जॉस्टिव में. एग्जॉस्टिव में लिखिएगा, वेयर एन एक्ट इज सेल्फ सफिशिएंट टू गिव इफेक्ट टू द पर्पसेस, to give effect the purposes for which the act has been enacted. It is exhaustive act. It is exhaustive act.
self sufficient for the purposes for which it has been enacted. It is an exhaustive act. For example CPC, for example CRPC. ये क्या है बच्चों? एग्जॉस्टिव है, ठीक है। नॉट एग्जॉस्टिव पे लिखिएगा where an act require help of other acts to give effect to its intentions, it is known as, yeah, it is called as act not exhaustive. एग्जाम्पल लिखिएगा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अब मुझे एक बात बताओ, क्या इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हर तरह के कॉन्ट्रैक्ट से डील करता है? नहीं। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट है, पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं लगता, उसके लिए तो अलग एक्ट है। पार्टनरशिप एक्ट है, तो पार्टनरशिप भी अपने आप में कॉन्ट्रैक्ट, बट उसके लिए अलग एक्ट है। इसका मतलब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हर तरह के कॉन्ट्रैक्ट के लिए सफिशिएंट नहीं है, इसलिए ये क्या नहीं है बच्चों? नॉट एग्जॉस्टिव नहीं है। तो टीपी एक्ट कहां एग्जाम्पल में डाल देंगे बच्चों? नॉट एग्जॉस्टिव। और एग्जॉस्टिव क्या हुआ, ये बात क्लियर, ठीक है। और क्या बाइफर्केशन बचा है बच्चों? देखो कुछ और बचा है, सब्सटैंटिव एंड प्रोसीजरल, वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक और लिखिएगा, दो बाइफर्केशन बना लें, वेदर एक्ट इज सब्सटैंटिव और प्रोसीजरल। कौन सा एक्ट सब्सटैंटिव है और कौन सा एक्ट प्रोसीजरल है, ये आपको पता होना चाहिए। अब सुनना मेरी बात, सब्सटैंटिव का मतलब होता है सब्सटेंस, और जो एक्ट अपने सब्सटेंस में राइट्स और लायबिलिटीज की बात करता है कि ये तुम्हारा राइट है, तुम ऐसा कर सकते हो। जैसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में वी हैव राइट, किस बात का? राइट टू सीक रिड्रेसल ऑफ आवर ग्रीवियंसेस, राइट टू सीक गुड्स एट रीजनेबल प्राइसेस, ये हमारे राइट है, करेक्ट। कोई हमारी लायबिलिटी बताता है दैट यू कैन नॉट डू सो, अदरवाइज सच टाइप ऑफ एक्शन वुड बी टेकन अगेंस्ट यू, तो वो क्या है? लायबिलिटी बताने वाले लॉ या राइट्स बताने वाले लॉ बच्चों हमेशा सब्सटेंटिव लॉ कहलाते हैं। व्हाट दे आर नोन एज सब्सटेंटिव। और जिन लॉ में प्रोसीजर्स होती है कि भैया कैसे इन राइट्स को या लायबिलिटीज को इंप्लीमेंट किया जाए या इन्फोर्स किया जाए, तो ऐसे लॉ बच्चों प्रोसीजरल लॉ कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तो लिखिएगा सब्सटेंटिव में, where any law contain in its substance पर inverted comma लगाइएगा, where any law contain in its substance rights and liabilities, such laws are known as substantive law. For example, Indian Penal Code IPC क्या है? सब्सटेंटिव लॉ है। टीपी एक्ट क्या है? सब्सटेंटिव लॉ है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सब्सटेंटिव लॉ है। वी हैव द राइट टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, बस शर्त है अपन कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हो। बस कॉन्ट्रैक्ट करने का तो अधिकार है ना, ऐसे तो कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉपर्टी खरीदने का अधिकार है, दैट मीन्स वी आर कॉम्पिटेंट। तो राइट्स की जब बात करें बच्चों तो वह, या लायबिलिटीज की बात करें तो दैट बिकम्स सब्सटेंटिव लॉ। और कैसे पता चलता है? बाय इट्स सब्सटेंस, इसलिए इससे नाम क्या दिया गया बच्चों? सब्सटेंटिव लॉ। ऑन द अदर हैंड लिखो प्रोसीजरल लॉ, लॉज विच आर यूज्ड to implement any substantive law.
are known as procedural laws, are known as procedural laws. ठीक है, एग्जाम्पल लिखिए, सीआरपीसी, सीपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट, ये सब सिलेबस में है आपके. हाँ, तो अगर सीआरपीसी आपसे पूछा जाए तो सीआरपीसी क्या है, तो तर्ड से आपको बोलना है इट इज अ प्रोसीजरल लॉ. फिर क्या बोलना है तर्ड से, बोले इट इज अ पब्लिक लॉ, क्योंकि क्रिमिनल है. हाँ या ना, पक्की बात. फिर सीआरपीसी कैसे इफेक्ट में आया, रेट्रोस्पेक्टिव है या प्रोस्पेक्टिव है, तो मैंने कहा रेट्रोस्पेक्टिव है. देखो जरा चेक करिएगा, रेट्रोस्पेक्टिव में बताया है मैंने. करेक्ट. एग्जॉस्टिव है या नहीं, तो यस, सीआरपीसी इज एग्जॉस्टिव. तो हर एक एक्ट की इतने सारे फीचर्स हैं और कहीं ना कहीं आपको ये सारे फिल इन द ब्लैंक्स फिल करने हैं बच्चों. ठीक है, तो एग्जांपल में क्या डाला मैंने, एक सीआरपीसी, सीपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट और एक लिमिटेशन एक्ट. लिमिटेशन एक्ट इज ऑल्सो प्रोसीजरल वन. लिमिटेशन एक्ट इज ऑल्सो प्रोसीजरल वन. ठीक है, अब कुछ बचा और खत्म हो गए सारे बाइफर्केशंस. ठीक है, सब्सटेंस मींस उसका कंटेंट. तोशी जैन, उसमें लिखा क्या है, सब्सटेंस क्या है, उसका कंटेंट इन सब्सटेंस. ठीक है, मेन कंटेंट क्या है, उसमें क्या बात बोली गई है ऐसी, तो दैट इज सब्सटेंस. ठीक है, अब अगर लॉ बच्चों, इंडिया में जो लॉ बनाने की अथॉरिटी है बच्चों, वो जनरली तो किनके पास है, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के पास. करेक्ट है, और वो इस तरह से जो भी लॉ बनाए, वॉट एवर लॉ हैज बीन इनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेचर, ऐसा लॉ बच्चों सुप्रीम लॉ कहलाता है. क्या कहलाता है. पर अब इनके पास इतना टाइम तो है नहीं कि हर मुद्दे पर वो लॉ बना पाए, तो वो क्या बोलते हैं कि भैया सेंट्रल गवर्नमेंट तुम ये वाला लॉ बना देना, सेबी तुम ये वाला लॉ बना देना, क्योंकि हमारे पास समय नहीं है. तो उन्होंने अपना काम किसको डेलीगेट कर दिया, सेबी को, या फिर किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को. तो ऐसे डेलीगेटेड जो अथॉरिटीज हैं, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो सेबी हो, चाहे आरबीआई हो, चाहे आईबीबीआई हो. आईबीबीआई स्टैंड्स फॉर इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया. अरे बहुत बढ़िया, गजब इंटेलिजेंट है आप. ठीक है, तो अगर जिनको डेलीगेट किया जाए और वो लॉ बनाए, तो ऐसे लॉ जो उनके द्वारा बनाए गए हैं, दे आर नोन एज डेलीगेटेड लेजिस्लेशन या सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन. जब पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर कोई लॉ बनाता है बच्चों, तो दैट इज नोन एज सुप्रीम लेजिस्लेशन. तो एक और बाइफर्केशन बताएं, सुप्रीम लेजिस्लेशन एंड डेलीगेटेड लेजिस्लेशन या सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन. एक बाइफर्केशन और बनाएं. एवरी एक्ट, एक्ट मतलब लॉ, ठीक है, ब्रैकेट में लिख देना, या ठीक है, एक्ट से समझ जाओगे ना, जैसे इंडियन पिनल कोड, सीपीसी, सीआरपीसी. ठीक है, तो एवरी एक्ट मेड बाय और इनेक्टेड बाय, एवरी एक्ट इनेक्टेड बाय पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, एवरी एक्ट इनेक्टेड बाय पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर is known as supreme legislation. अब एवरी एक्ट इसी में फॉल करेगा, चाहे कंपनीज एक्ट है, एक्ट तो ये भी है, सीआरपीसी एक्ट है, ठीक है, सीपीसी एक्ट है. तो पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर बच्चों जो भी बनाता है वो कहलाता है सुप्रीम लेजिस्लेशन. ऑन दी अदर हैंड गवर्नमेंट कुछ बनाए, ठीक है, या सेबी कुछ बनाए जिनको डेलीगेट कर दिया जाता है, जिन्हें हम रूल्स कहते हैं या रेगुलेशन कहते हैं. व्हाट वी कॉल देम, रूल्स और रेगुलेशंस, जो
डेलीगेटेड अथॉरिटी ने बनाए हैं, ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस आर नोन एज डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। मेरी बात समझ में आई? सुप्रीम लिख लिया, अब डेलीगेटेड पे जाइए। व्हेनेवर अ डेलीगेटेड अथॉरिटी, मुर्तजा सेफी, व्हेनेवर अ डेलीगेटेड अथॉरिटी, whether it is government or any regulatory body, for example MCA, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, ठीक है, ये क्या हो गई बच्चों? गवर्नमेंट हो गई, करेक्ट, कॉमा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस क्या हो गई? अगेन गवर्नमेंट हो गई, ठीक, एंड सेबी ये क्या हो गई? अथॉरिटी हो गई, ठीक है। तो क्या बोला मैंने? व्हेनेवर एनी लॉ इज मेड बाय, ऐसा कुछ बोला, या रूल्स और रेगुलेशंस आर मेड बाय गवर्नमेंट और स्टेचुरी बॉडी, ठीक है। अब गवर्नमेंट और स्टेचुरी बॉडी के एग्जाम्पल मैंने लिखा दिए, आर नोन एज डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, आर नोन एज डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। मेरी बात क्लियर? तो कभी भी जब हम एक्ट की बात कर रहे हैं, अब चाहे वो कोई भी एक्ट हो, इट इज ऑलवेज सुप्रीम लेजिस्लेशन, क्योंकि बनाया पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर ने होगा। बट अगर कोई रूल्स पढ़ेंगे, अब आगे कंपनीज एक्ट जब आपको पढ़ाऊंगा तो देयर वुड बी नंबर ऑफ रूल्स, कंपनीज इनकॉर्पोरेशन रूल्स, कंपनीज शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर रूल्स। जब आप सेबी पढ़ोगे तो सेबी एलओडीआर रेगुलेशन, सेबी एसएएसटी रेगुलेशन, तो ये सब जो रूल्स और रेगुलेशंस आप जब भी पढ़ोगे अब आज के बाद, चाहे एग्जीक्यूटिव में चाहे प्रोफेशनल में, दे ऑल वुड बी डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, ठीक है। इन्हें बनाने का पावर पार्लियामेंट ने या स्टेट लेजिस्लेचर ने उन्हें डेलीगेट किया है, और उन्होंने जो लॉ बना दिए बच्चों, वो लॉ कहलाते हैं डेलीगेटेड, और बाकी जो पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर बनाए तो इट इज ऑलवेज सुप्रीम लेजिस्लेशन। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चलिए अब जो मामला है वो है आज से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया शुरू करने का, इसको शुरू करने का। और यहां पर अब जो हम बात करने वाले हैं दैट इज ऑल इन रिलेशन विद द सुप्रीम लेजिस्लेशन। किसकी बात करेंगे? सुप्रीम लेजिस्लेशन। क्या क्या हेडिंग पढ़ने वाले हैं मैं एक बार लिखवा देता हूं और शुरू करेंगे बच्चों उसके बाद। तो अगर आप मॉड्यूल में देखोगे तो यू विल फाइंड इट इज सेकेंड चैप्टर। जब तक आपको नोट्स नहीं मिल जाते कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के, तो ये सेकेंड चैप्टर, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन योर मॉड्यूल, इन योर नोट्स, इट इज गोइंग टू बी सेकेंड चैप्टर, ठीक। प्रश्न है आप इस चैप्टर में व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न इनटू, क्या क्या बातें हम सीखेंगे। तो सबसे पहला लॉ मेकिंग पावर इन इंडिया। इंडिया में किसके पास लॉ मेकिंग पावर है? अब डेफिनेटली आई एम टॉकिंग अबाउट लॉ मेकिंग इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो मैं सुप्रीम लेजिस्लेशन की बात कर रहा हूं, डेलीगेटेड की नहीं, क्योंकि मेरा पर्पस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में क्या सिखाना है बच्चों? सुप्रीम लेजिस्लेशन, ठीक है। तो लॉ मेकिंग पावर इंडिया में किनके पास है, ये सबसे पहला मुद्दा है मेरा जो मैं बताऊंगा। इसी का सब पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन या एप्लीकेबिलिटी ऑन द बेसिस ऑफ टेरिटरी और सब्जेक्ट मैटर। जो भी लॉ बनाया गया है वो टेरिटरी वाइज कहां तक एप्लीकेबल होगा और किस सब्जेक्ट मैटर पे हम लॉ बना सकते हैं, कौन बनाएगा ये समझना है, किस टेरिटरी के लिए और किस सब्जेक्ट मैटर पे बना सकते हैं वो समझेंगे। दूसरा,
आर्टिकल 249 टू 254 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, इसकी हेडिंग क्या होगी बच्चों, जब मैं ये पढ़ाना शुरू करूंगा तब लिखवाऊंगा, तब तक के लिए रुकें। तीसरा सी, इंटरप्रिटेशन ऑफ सेवेंथ शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। पढ़ा है क्या? सेवेंथ शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कभी डिस्कस हुआ है क्या? पढ़ाया होगा यार, नहीं? कोई बात नहीं, इसलिए कहा था बच्चों सीखना बहुत है, टाइम देना पड़ेगा। लॉ मेकिंग पावर ऑफ इंडिया के बाद सेकेंड हेडिंग, लॉ मेकिंग पावर ऑफ एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव कौन? प्रेसिडेंट एंड गवर्नर। इसका मतलब यहां पर जो लॉ मेकिंग पावर है वो किसका है? लेजिस्लेटिव, लेजिस्लेचर का। तीन बॉडीज होती हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, वन इज लेजिस्लेचर, अनदर वन इज एग्जीक्यूटिव एंड द थर्ड वन इज जुडिशरी। करेक्ट है ये बात? तो जो फर्स्ट हेडिंग में जहां मैं लॉ मेकिंग पावर की बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट लेजिस्लेचर का लॉ मेकिंग पावर, और उसके बाद मैं डिस्कस करूंगा आपसे लॉ मेकिंग पावर ऑफ एग्जीक्यूटिव, वेदर इट इज प्रेसिडेंट और गवर्नर। ठीक है, उसके बाद तीसरी हेडिंग शुरू होगी बच्चों, थर्ड हेडिंग, दैट इज चैप्टर 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, या चैप्टर 3 नहीं बोलना चाहिए, इट इज पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, दैट यू नोन एज फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, जो आपने CSEE में पढ़ा है डेफिनेटली बच्चों उतना तो आपको पढ़ना ही है, पर अब उसके आगे भी पढ़ना है, थोड़ा सा जो पर्पस हो जाएगा वो बदल जाएगा कि किस तरह से इन लॉ को पढ़ा जाए। चौथा पार्ट 4, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये आपसे डिस्कस करूंगा मैं। पांचवी बात, वैसे मैं फंडामेंटल राइट्स में ही जोड़ देता हूं रिट्स को, तो रिट्स मैं पार्ट 3 में ही कवर कर दूंगा। ठीक है, तो चाहो तो इसको यहां पर रिट्स कर दीजिए, ज्यादा बेहतर। ठीक है, फिर आर्टिकल 302 से 307 जो भी रिलेवेंट है वो सारे डिस्कस करूंगा आपसे। और छठा डेलीगेटेड लेजिस्लेशन को डिटेल में बताऊंगा कि भैया होते क्या है, बट इट वुड बी मेयर थ्योरी, इसका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से कोई वास्ता नहीं होगा, ये सिर्फ थ्योरी है। मेरी बात क्लियर? ठीक है, तो आज क्या सीख गए बच्चे कि अगर JIGL हमने पढ़ना शुरू किया है तो इसमें बहुत सारे चैप्टर हैं, कुछ क्रिमिनल हैं, कुछ सिविल हैं, कुछ सिविल और क्रिमिनल दोनों में हमारे काम आएंगे, जैसे लिमिटेशन एक्ट और जैसे इंडियन एविडेंस एक्ट, बरोबर है? तो कुछ सिविल हैं, कुछ क्रिमिनल, कुछ दोनों जगह काम आएंगे, वो कैटेगरी बना दी, कुछ मिसलिनियस की बता दी, कुछ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया या इंट्रोडक्शन की बता दी, और कुछ इंटरप्रिटेशन की बता दी। करेक्ट? अब वॉट एवर लॉ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड, आज के बाद जो भी लॉ हम पढ़ेंगे उनको हमें किस तरह से बांटना है, ये मैंने बता दिया कि पब्लिक लॉ है या प्राइवेट लॉ है। ठीक है, एग्जॉस्टिव है, एग्जॉस्टिव नहीं है, और सब्सटेंशियल है या प्रोसीजरल है, ये सारी बातें जो भी मैंने आपको बताई है। ठीक है, तो किसी भी एक्ट की शुरुआत करें तो ये आंसर्स आपके पास पहले से होने चाहिए बच्चों। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कल से शुरू करेंगे। ठीक है बच्चों,
आज के लिए बस यहीं सभा समाप्त। धन्यवाद।